हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज भारतीय संविधान भाग 1 के अंतर्गत हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ेंगे। क्या क्या है हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं और यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं उनको भी हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पेट, आरओ, एसएससी और सभी वनडे एग्जाम्स में प्रश्न आते ही आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं कि क्या है हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहली देखते हैं कि भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया, यानी कि भारत का संविधान किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। और संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी कि प्रश्न पूछा है प्रीवियस परीक्षाओं में कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। इस संविधान की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो क्या है, निम्नलिखित हैं। आगे देखते हैं। पहली विशेषता देखते हैं, लिखित तथा विस्तृत संविधान। यानी कि पहली विशेषता क्या है कि भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। और कैसा है? विस्तृत, यानी कि बड़ा है। लिखित होने के साथ साथ क्या है, ये बड़ा है, विस्तृत है। जैसे अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड, साम्यवादी चीन, फ्रांस और जापान के संविधान की तरह भारत का संविधान भी कैसा है? तो लिखित तथा निर्मित है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित और निर्मित है। संविधान सभा ने भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में बनाया। यानी कि हमारे भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लग गया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का समय लग गया। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इससे पता चलता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। हमारा संविधान क्या है? लिखित है। और इसको लिखने में इतना समय लग गया तो हमारा संविधान क्या है? काफ़ी विस्तृत है। इसमें सारी बातें, इसमें जितने भी नियम कानून, जितनी समानताएं, स्वतंत्रताएं, कर्तव्य, अधिकार, जो भी चीज़ें हैं, न्यायिक प्रणाली, जो चीज़ें हैं, क्या है? वर्बली नहीं है, ओरली नहीं है, बल्कि इसको संविधान में बाकायदा लिखित किया गया है, इसको बाकायदा मेंशन किया गया है संविधान में। दूसरी विशेषता क्या है? प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? तो संविधान की हर प्रत्येक दुनिया के जितने भी लिखित संविधान हैं उनका एक प्रियम्बल होता है, उनकी एक प्रस्तावना होती है। प्रत्येक अच्छे संविधान की तरह भारत के संविधान में भी क्या है? तो प्रस्तावना दी गई है। इस प्रस्तावना में संविधान के जो मुख्य लक्ष्य हैं, जो विचारधाराएं हैं और राज्य के उत्तरदायित्वों का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना में बताया गया है कि संविधान का मुख्य लक्ष्य क्या क्या है। इसमें जनता को सर्वोपरि बताया गया है। इसमें जो है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई, संप्रभुता की बात की गई है। इसकी विचारधाराएं क्या है? समानता है, बंधुत्व है, स्वतंत्रता है, जो भी क्या है, ये सभी अमूल्य विचारधाराएं प्रस्तावना में बताई गई हैं। इसमें बताया गया है कि राज्य का क्या उत्तरदायित्व है, राज्य के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं अपनी जनता के प्रति। ये सभी बातें कहाँ पे की गई हैं? तो प्रस्तावना में। अब तीसरी विशेषता है कि संपूर्ण प्रभुत्व। यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व को हम क्या कहते हैं? संप्रभुता भी कहते हैं। इसको हम संप्रभुता भी कहते हैं। तो यानी कि सोवर्निटी, जिसे हम लोग इंग्लिश में सोवर्निटी कहते हैं या संपूर्ण प्रभुत्व कहें, तो बात क्या है कि संपन्न समाजवादी क्या है? देखते जाइए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। भारतीय संविधान में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। यानी कि हमारे संविधान को क्या घोषित किया गया है? प्रभुत्व संपन्न है। इसका कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता हमारे कानून, नियम कानूनों में। समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक है। ठीक है। यानी कि ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, इन तीनों शब्दों को कब जोड़ा गया था? इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इन तीनों शब्दों को पहले नहीं थे ये संविधान हमारी प्रस्तावना में। इनको 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, तब इन तीनों शब्दों को जोड़ दिया जाता है और भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का और भारत का, यानी कि राज्य का, देश का अपना कोई धर्म विशेष नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति विशेष का धर्म होगा। व्यक्ति चाहे जिस भी धर्म का हो और जिस भी धर्म को व्यक्तिगत रूप से मानना चाहता हो, उसकी अबाध अपने ईश्वर की आराधना कर सकता है, उसकी पूजा वंदना कर सकता है। राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
भारत का लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है और भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बताया ना, भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि राज्य जो है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि व्यक्ति विशेष का अपना एक धर्म है। यहाँ पर लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना की गई है। लोकतंत्रीय गणराज्य का मतलब होता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वह वंशानुगत न होकर के उनका हम लोग निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। और जहाँ पे राष्ट्रपति या देश का राजा वंशानुगत होगा, यानी कि राजा का बेटा ही राजा होगा, वहाँ पे वह देश क्या है? गणराज्य नहीं होता। इसीलिए भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और निर्वाचक मंडल द्वारा 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगली विशेषता क्या है? जनता का अपना संविधान, यानी कि जनता का अपना संविधान। आइए समझते हैं क्या है जनता का अपना संविधान। तो भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह जनता का अपना संविधान है। इसे जनता ने स्वयं अपनी इच्छा से अपने ऊपर लागू किया गया है। यानी कि कहा जाता है ना, भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, यानी कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए, यह जो है क्या है? भारतीय संविधान है। जनता ने खुद ही अपने, यानी कि जनता क्या करती है? खुद ही अपने राजा का चुनाव करती है, खुद ही अपने राष्ट्र प्रमुख का चुनाव करती है, निर्वाचन करती है, पीएम का चुनाव करती है। तो यहाँ पे क्या है कि जनता ने प्रतिनिधियों को चुना है अपने ऊपर क्या करने के लिए? नियम कानून है उसके अनुसार शासन करने के लिए। यानी कि जनता ने स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार अपने ऊपर अपने संविधान को क्या किया है? लागू किया है। हम भारत के लोग भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित करते हैं। अपनी इस संविधान सभा में, यानी कि जो संविधान सभा उस समय थी हमारी, 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अपनाते हैं। यानी कि संविधान को अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को हमने लागू कर दिया इसे। अब आते हैं पांचवा, देखते हैं कि क्या विशेषता हमारे संविधान की। अनेक स्रोतों से तैयार किया हुआ संविधान, यानी कि हमारा भारतीय संविधान तो तैयार हुआ, लेकिन हमने अनेक स्रोत, यानी कि कुछ चीज़ें हमने किसी और देश से ली, कुछ चीज़ें हमने कहीं से ली, यानी कि अन्य देशों से भी हमने बहुत कुछ लिया हुआ है। इसीलिए क्या है? अनेक स्रोत हैं हमारे संविधान के। जैसे देखिए, हमारे संविधान की यह विशेषता है कि इसमें अन्य देशों के संविधान के अच्छे सिद्धांतों व गुणों को शामिल किया गया है। जो भी अच्छे सिद्धांत है, जैसे हमने एकहरी नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन से ली हुई है। न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। डीपीएसपी कहाँ से लिया है? हमने आयरलैंड से लिया है। डीपीएसपी जो है राज्यों के वेलफेयर के लिए काम करती है। ये सब चीज़ें हमने कहाँ से ली है? तो हमने अन्य देशों से भी संविधान में लिया है, जो कि उनकी अच्छे बातें थी, हमने लिया है। यही क्या है? हमारे संविधान जो है इसके क्या है? अनेक स्रोत हैं, और इन सब चीज़ों को हम, इन संविधान के स्रोत को हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आइए देखते हैं हमारे संविधान की अगली विशेषता क्या है। संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान की अगली विशेषता क्या है कि संविधान ही क्या है? हमारा संविधान क्या है? सर्वोच्च है। हमारे यहाँ संविधान क्या है? सर्वोच्च है। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि यह देश का सर्वोच्च कानून है। क्या है? सर्वोच्च कानून है। यानी कि हमारा देश किसके हिसाब से चलता है? देश हमारा संविधान के अनुसार चलता है। कोई कानून या आदेश उसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। यानी कि संविधान के विरुद्ध ना तो हम कोई कानून या ना ही कोई आदेश जारी कर सकते हैं। हमारा संविधान, हमारा देश किससे चलता है? तो संविधान के अनुसार चलता है। संविधान को सर्वे सर्वा सर्वोच्च माना गया है हमारे भारतीय संविधान में। अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, धर्मनिरपेक्ष राज्य का ही मतलब होता है कि राज्य विशेष का न तो कोई अपना धर्म होगा और न ही कोई यह व्यक्तिगत धर्म को मानेगा, बल्कि व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत धर्म होगा, और व्यक्ति जिस भी धर्म को मानेंगे राज्य उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन, यानी कि 42वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया जाता है। 1976 द्वारा प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़कर स्पष्ट रूप से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ लोकतंत्रात्मक जोड़ा गया था। 2 शब्द और जोड़े गए थे ना, धर्मनिरपेक्ष, या फिर इसे ही हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं, और लोकतंत्रात्मक
भी शब्द जोड़ा गया था, इसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं और राज्य की दृष्टि में सभी धर्म क्या है, समान है, यानी कि सभी धर्म क्या होंगे, समान होंगे। राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। अगला देखते हैं विशेषता, द्विसदनीय विधानमंडल, यानी कि द्विसदनी, यानी कि द्वि मतलब दो, सदनी मतलब सदन। हमारा विधानमंडल कैसा होगा, द्विसदनी होगा, 2 सदन होंगे। हमारे संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधानमंडल की स्थापना की गई, यानी कि केंद्र में कैसा है, तो सदन हमारा द्विसदन है, इसमें 2 सदन है हमारे विधानमंडल में। संसद के निम्न सदन को हम, यानी कि जो लोअर हाउस है, निम्न सदन है, लोअर हाउस, ठीक है, इसे हम LH, यानी कि जो हमारा लोअर हाउस है उसे हम क्या कहते हैं, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। और जो उच्च सदन है इसको हम क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा की शक्तियां और अधिकार राज्यसभा की शक्ति और अधिकारों से अधिक है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि लोकसभा क्या है, लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, निम्न सदन की शक्तियां जो है उच्च सदन या राज्यसभा की शक्तियों से क्या है, अधिक है, ज्यादा है। ठीक है, जैसे धन विधेयक, आर्टिकल 110 में धन विधेयक है और धन विधेयक पर केवल और केवल लोकसभा में ही, यानी धन विधेयक कहाँ, केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। यहाँ पे क्या है, लोकसभा का एकाधिकार है धन विधेयक पर, इसीलिए लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा की शक्तियों से क्या है, ज्यादा है। अगली विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों की भी बात की गई है। अब मौलिक अधिकार क्या है, कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आइए आगे समझते हैं। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संविधान के तीसरे भाग, यानी कि भाग कौन सा, तो भाग 3 कहाँ पे है, पूछा गया है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में। कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में, तो 6 मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार दिए गए। पहले कितने थे, तो पहले 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके संपत्ति के अधिकार को, किसको, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसीलिए हमारे कितने अधिकार बचते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार बचते हैं। इस बात को याद रखिएगा, कई बार इसको पूछा गया है परीक्षाओं में। अब देखते हैं कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। तो पहला क्या है, समानता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो, कानून के समक्ष क्या है, सभी समान है, सबको एक समान दंड दिया जाएगा अगर कोई अपराध करता है तो यहाँ पे क्या है, ना तो धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समानता, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, समानता का अधिकार। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें, स्वतंत्रता के अधिकार में, जैसे 19 में 6 बातें कही गई हैं कि अधिकार की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, कहीं भी व्यवसाय करने के, भारत के किसी भी राज्य में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, इत्यादि बातें इस स्वतंत्रता के अधिकार में की गई हैं और इन सबको हम अगली क्लास में डिटेल में जानेंगे। तीसरा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में ये कहा गया है कि राज्य विशेष का कोई धर्म नहीं होगा, व्यक्ति किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने के लिए अबाध रूप से क्या है, स्वतंत्र है। वह किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय को मान सकता है, किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना कर सकता है, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार क्या है, यानी कि व्यक्ति क्या है, अपनी संस्कृति को आगे क्या कर सकता है, फैला सकता है। शिक्षा यानी कि शिक्षा, स्कूल, जो भी हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं उनको व्यक्ति खोल सकता है कानून के दायरे में रह के, तो अपनी संस्कृति और शिक्षा का भी प्रचार प्रसार व्यक्ति कर सकता है। पांचवा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या किसी भी व्यक्ति का शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है, आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है कि इसमें जो है 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को हम क्या कहीं कल कारखानों में नहीं लगा सकते, काम नहीं करवा सकते हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। और इसमें मानव व्यापार, यानी कि जो मानव की तस्करी की जाती है उसकी भी बात की गई है शोषण के विरुद्ध अधिकार में।
अगला क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किसमें है, तो आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था, आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कह डाला। क्या कह डाला, संविधान की आत्मा इसे कह डाला, क्योंकि इसके अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 5 प्रकार की, कितनी, 5 प्रकार की रिटें जारी करती हैं। इनको भी हम डिटेल में समझेंगे आगे अपनी आने वाली क्लास में। अगला क्या है विशेषता, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों के नाम पे भाग 4, भाग क्या है, चतुर्थ यानी कि भाग 4 में कहाँ पे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, भाग 4A में, किसमें, भाग 4A में शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। यानी कि एक प्रश्न बनता है कि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे या नहीं, तो हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसको हमने ऐड किया है बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति आई थी, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। यह प्रश्न भी पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। इसमें नागरिकों के 10 कर्तव्यों का वर्णन किया गया, यानी कि उस समय 10 कर्तव्यों का वर्णन किया गया, लेकिन वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य हैं। एक को जोड़ा गया था, 46वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, और उसी समय 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य होगा। यही जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। देखते हैं भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, यानी कि भारतीय संविधान की न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र है। भारत के संविधान में उन सभी बातों का वर्णन किया गया है जो स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए आवश्यक हैं। यानी कि हमारे संविधान क्या है, भारतीय संविधान एकदम स्वतंत्र है। न्यायपालिका में किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करती है, हाई कोर्ट अपना काम करती है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना काम करते हैं। इसमें कोई किसी की दखलंदाजी नहीं करता है, इसीलिए भारत में न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। अब क्या है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं। आर्टिकल 13 में इसकी बात की गई है, और हमने ये कहाँ से लिया है, तो न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण हमने अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से हमने ये बात ली है अपने संविधान में। न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानूनों तथा राज्य विधानमंडलों के बनाए गए कानूनों की संवैधानिक जांच पड़ताल कर सकते हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा और जो हाई कोर्ट है, वह क्या कर सकता है, जो राज्य विधानमंडल हैं इनके द्वारा जो भी संवैधानिक कानून बनाए जाते हैं उनकी जांच पड़ताल करने का अधिकार रखते हैं ये। यदि कानून संविधान के विरुद्ध हो तो अवैध घोषित कर सकते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब अगली विशेषता देखते हैं संविधान की, क्या है, इकहरी नागरिकता। क्या है, इकहरी नागरिकता, यानी कि हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की नागरिकता। जबकि विदेशों में क्या है, एक राज्य की नागरिकता लो और फिर एक देश की नागरिकता लो, दोहरी नागरिकता, जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में देश की भी नागरिकता लो और राज्य की भी नागरिकता लो, लेकिन भारत में कैसी नागरिकता है, सिर्फ और सिर्फ इकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। भारत में नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त है। सभी नागरिक चाहे वे किसी भी राज्य के हों, भारत के क्या है, नागरिक हैं। नागरिकों को अपने राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं है। आइए देखते हैं अगली विशेषता, वयस्क मताधिकार। यानी कि भारतीय संविधान की अगली विशेषता क्या है कि वयस्क मताधिकार। भारत के संविधान की एक अन्य विशेषता वयस्क मताधिकार है। संविधान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु कितनी, 18 वर्ष, क्या है, 18 वर्ष है अथवा इससे अधिक हो, बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार रखता है। यानी कि व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कर सकता है बिना किसी दबाव के और बिना किसी भेदभाव के, यदि व्यक्ति वह 18 वर्ष का हो चुका है। लेकिन पहले क्या था, पहले यह आयु 21 वर्ष था। क्या कितनी वर्ष थी, 21 वर्ष थी। लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन होता है, तब
आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई और यह अभी तक वर्तमान तक यही आयु चल रही है कि वयस्क मताधिकार की आयु कितनी वर्ष है? 18 वर्ष है। संयुक्त चुनाव प्रणाली, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को समाप्त करके संयुक्त चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो सांप्रदायिक धर्म पंथ के आधार पर जो भी सांप्रदायिक मुद्दों के आधार पर जो भी चुनाव प्रणाली थी उसको समाप्त किया गया और संयुक्त चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। अब सभी संप्रदायों के लोग क्या करते हैं? मिलजुल कर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। व्यक्ति किसी भी धर्म पंथ का हो, क्या करते हैं? सब मिलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अगली विशेषता है कानून का शासन। भारत के संविधान की यह भी विशेषता है कि इसके द्वारा कानून का शासन की स्थापना की, यानी कि भारतीय संविधान में क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, सबको मानना पड़ता है। कानून से बाहर और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो, कितनी भी शक्ति हो उसके पास, लेकिन कानून से बाहर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं। सबको कानून मानना ही पड़ता है, चाहे व्यक्ति अमीर हो गरीब हो, समान रूप से सब पे कानून लागू होता है। अगर कोई नेता क्राइम करता है उसके लिए भी क्या है? वही कानून है, और एक आम व्यक्ति भी क्राइम करता है उसके लिए भी वही कानून है। इसीलिए कानून का शासन क्या है? लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए समान है, बराबर है। कानून के सम्मुख सभी नागरिक क्या है? समान है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। व्यवहारिकता भले ही कुछ और हो, लेकिन संविधान में हमारे बातें यही की गई हैं। अब अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है कल्याणकारी राज्य, यानी कि कल्याणकारी राज्य ही संविधान की अगली विशेषता है कि संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य रखा। जो हमारे संविधान निर्माता थे, संविधान निर्मात्री सभा थी, उन्होंने क्या किया कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य रखा, जिसका वर्णन उद्देश्य यानी कि प्रस्तावना में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़कर स्पष्ट हो जाता है। स्पेशली डीपीएसपी को, स्पेशली किसको पढ़कर? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को हम क्या कहते हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को हम डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कहते हैं, स्टेट पॉलिसी कहते हैं इसको हम, डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि राज्य क्या करेगा? इन जो है कल्याणकारी योजनाओं को स्थापित करेगा। डीपीएसपी जो है राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है कि राज्य लागू ही करेगा, बल्कि वह उसके लिए क्या है? अपनी इच्छा के अनुसार है। तो उसको अगर कोई भी चीज़ अच्छा लगा तो राज्य उसको अपने देश के नागरिकों पर, अपने राज्य के नागरिकों पर क्या कर सकता है? लागू कर सकता है। अगर वो चीज़ अच्छी नहीं लगी तो नहीं कर सकता है। इसीलिए डीपीएसपी को हम क्या कहते हैं? डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। क्या है? वाद योग्य नहीं है। जब हम पढ़ेंगे डीपीएसपी को तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे? डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे क्या होता है वाद योग। आगे देखते हैं कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़कर स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना था, जिसमें व्यक्ति के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई। बिल्कुल सही बात है, आर्थिक और राजनीतिक तथा सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है। आर्थिक मतलब क्या है? कि सभी को समान वेतन, समान कार्य और समान वेतन की बात की गई है हमारे कल्याणकारी राज्य में, डीपीएसपी में समान वेतन और समान कार्य। राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा की भी बात करी गई है। सिविल कोड की बात करी गई डीपीएसपी में, आर्टिकल 44 में है सिविल कोड, आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता, जो कि कहाँ पे लागू है? गोवा में लागू है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें डीपीएसपी में की गई हैं जो कि एक राज्य के लिए क्या होता है? राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में बहुत ही सहायता करता है। तो ये थे हमारे संविधान के उद्देश्य। आई होप क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ आया होगा कि संविधान की विशेषताएं क्या हैं, और यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह चैप्टर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न लगभग हर परीक्षा में बनता ही बनता है। तो इन सबको जानना, कितने हमारे राज्य की विशेषताएं हैं और कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या उसमें बात की गई है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप क्लास पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।